हेलो साथियों, मेरा नाम परवीन और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी भली भांति मुझसे परिचित होंगे और आप सभी को पता है आजकल हम बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। यानी आपको मैं बताना चाहूँगा लगातार हम 5 दिनों से काम कर रहे हैं और 5 लेक्चर, हमारा 5वां लेक्चर है आज का। ठीक है, अगर कोई नया चैनल पर जुड़ा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जो आप लेक्चर आज का देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना। और 5वां लेक्चर है, अगर कोई नया है तो 4 भी देख लेना, प्ले लिस्ट बनाकर मैंने तैयार कर दिया आप सभी की सेवा में। ठीक है, आज का टॉपिक वैसे तो हमारा जेनर डायोड होगा, पर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थ्योरी तो आपको पता है, थ्योरी डेली 6 बजे चलती है और उसके साथ में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके होते हैं। ठीक है, और आप सभी की सेवा के लिए मैंने आपको बताना चाहूँगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है महात्मा जी एजुकेशन के नाम से। उसमें आपको फ्री में पीडीएफ फाइल मिलती है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ डेली की डेली पीडीएफ फाइल मिल जाती है। तो जल्दी ज्वाइन हो जाना सभी, महात्मा जी एजुकेशन कैपिटल में लिखकर। ठीक है ना। एक आप सभी की सेवा के लिए मैंने एक डाउट ग्रुप और बना दिया है। डाउट ग्रुप का नाम है महात्मा जी डाउट ग्रुप। महात्मा जी डाउट ग्रुप, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे मुझे भेज देना, आपके क्वेश्चन सारे सोल्व कर दिए जाएंगे। हो सकता है अगली वीडियो के माध्यम से और बच्चों को हेल्प मिल जाए उन क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी की सेवा के लिए मैं एक काम करना और सोच रहा हूँ कि थ्योरी, आपको पता है थ्योरी तो आपका 6 बजे चलता है डेली शाम को, 6 बजे डेली शाम को चलता है आपकी थ्योरी। मैं सोच रहा हूँ एक नया बैच और आपका स्टार्ट कर दिया जाए, जो होगा आपका प्रैक्टिस बैच। ठीक है, जैसे आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है तो इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे डेली सुबह को लगभग 8 बजे के आसपास, या और जल्दी हो जाएंगे, पर आप मुझे बता देना अभी के अभी कि प्रैक्टिस बैच हमारा सही रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, नए नए टाइप के क्वेश्चन होंगे जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा। जो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस बैच आपका यूट्यूब पे ही चलेगा और ये कोई पेड वेड बैच नहीं होगा, एकदम फ्री होगा आप सभी के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस बैच, इसमें लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। ठीक है, चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का हम कार्यक्रम, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है और इसके बेस पे 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है बिल्कुल? सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, ऐसी मन लगाकर पढ़ते रहो और कुछ मत करो। ठीक है, मतलब सारे काम करो पर पढ़ाई भी करो यार। टॉपिक का नाम है गतिक प्रतिरोध। ठीक है, संधि डायोड का गतिक प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती प्रतिरोध, इसको बोलते हैं गतिक प्रतिरोध। गतिक प्रतिरोध, देखो सबसे पहली बात अगर आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग साइड में। पहली बात, अगर मैं पढ़ रहा हूँ गतिक प्रतिरोध, गतिक प्रतिरोध, तो उससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट। कौन सी बात याद रखनी है सर? आपको बात याद रखनी है जो गतिक प्रतिरोध होता है वो फॉलो नहीं करता ओम के नियम को, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और ये जो होता है ये इसको आर डी बोलते हैं। आर डी, आर डी का मतलब होता है गतिक प्रतिरोध, इजिकल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। मतलब जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है और जो धारा में चेंज होता है, दोनों के रेशियो को हम गतिक प्रतिरोध बोलते हैं। एवरीथिंग सब क्लियर है भैया? चलो, ये समझ में आ गया होगा, ये सबको पता है, ऐसा सब पढ़कर आए थे 12वीं क्लास में, पर यहाँ से मैं कुछ नया निकालने वाला हूँ। ठीक है ना, जिससे आपको मतलब ये आपकी बुक में भी दे रखा है तो आप कहते हैं यार सर ये आपने ये नहीं करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी दूंगा, अभी सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है ना, पॉइंट है कि उत्क्रम अभिनति में धारा का मान बहुत कम या शून्य होता है, बहुत कम या शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, उत्क्रम अभिनति में धारा का मान शून्य है, बहुत कम होता है। अब तुम कहोगे भैया उत्क्रम अभिनति कैसी होती है? भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारा डे 5 है। ठीक है, डेली हम 4 दिन हो गए हमें मेहनत करते करते, आज 5वां दिन भी हो गया। ठीक है, और 2 लेक्चर और होंगे इसके, लगातार 1-1 घंटे के होने वाले हैं अब तो लेक्चर।
अब कोई 30-20 मिनट की नहीं होने का लेक्चर, लगातार 1 या 45 मिनट का हुआ करेगा, 1 घंटा या 45 मिनट का लेक्चर हुआ करेगा। 2 लेक्चर और बनेंगे इसके, आपकी ये वाली यूनिट हो जाएगी आपकी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद दूसरी यूनिट चलाएंगे हम, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा भैया उत्क्रम अभिनत क्या होता है। उत्क्रम का मतलब होता है भैया P और N। भैया P को जोड़ दो क्या है पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, यानी P को किससे जोड़ दो, उल्टा उल्टा कर दो भैया सब चीज़। P को जोड़ दो निगेटिव से और निगेटिव को जोड़ दो पॉजिटिव से, इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। आपने सुना भी होगा, जब मैंने आपको एक कल पढ़ाया था आपने सुना होगा कि उत्क्रम अभिनति में धारा का मान शून्य होता है, बहुत कम होता है, जबकि प्रतिरोध का मान बहुत हाई होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। वैसे आपके पेपर में नहीं आया वो, पर जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम मतलब खतरनाक हो जाए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आता है तो आप एकदम फेंक के मारो आंसर उसके मुंह पे, ठीक है। ओके ना, चलो मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन पीपीटी कौन सी है, ये वाली। चलो भैया क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नहीं पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मैं देखना चाहूँगा कौन कौन इसका आंसर बता पाएगा। फिर जिसने नहीं बताया तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है ए व बी के बीच दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो पूछना चाह रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना है इस वाले परिपथ का। देखता है कौन स्टूडेंट इसका आंसर सही दे पाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी। देखो जो वीडियो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं ना, कि मतलब वो लाइव नहीं ले पाते किसी कारणवश क्लास को, तो आप एक काम किया करो स्टूडेंट, क्लास को एक काम किया करो, इसको रोक दिया करो और जब क्वेश्चन को ट्राई किया करो, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलने का, कभी तुम ऐसा वीडियो सोल्यूशन देखो और छाप दो, ऐसे मजे नहीं आने का आपको भी। समझ में आ रही है बात। जो भी इसका आंसर ए दे रहा है या सी दे रहा है या डी दे रहा है, उन सभी के आंसर गलत हैं। आंसर होगा बी। अब तुम कहोगे भैया कैसे, समझ में तो आया ना हमारी। अब देखो अब आएगा तुम्हारे समझ में, और तुम दूसरा क्वेश्चन मिनटों में उड़ा दोगे, सेकंडों में। अब देखो कैसे, तुम्हें पता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह होता है ये वाला। अब तुम कहोगे सर जी ये तो बनाया ही नहीं आपने, पागल हो क्या, पता नहीं तुम्हें। ठीक है, ये होता है आपका P और ये डंडे वाले का मतलब होता है N। देखो ये जो त्रिभुज होता है ना, इसका मतलब तो होता है P, और जो डंडा होता है इसका मतलब होता है N। यानी हम बोल सकते हैं, देखो जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा और, यानी मैं बोल सकता हूँ भैया ये जो आपका ये वाला है ये P है और ये वाला है ये आपका N है। समझ में आ रही बात। हाँ भैया आ तो रही है थोड़ा थोड़ा, एक सेकंड वेट करना ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ ये वाला सिरा तो आपका P है और ये किससे जुड़ा है भैया, ये तो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, जबकि किससे जुड़ा होना चाहिए था, P फॉर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए था। और देखो N फॉर निगेटिव, निगेटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव सिरा सर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये कौन सा अभिनति है बताओ जल्दी। सर ये होगा उल्टा उल्टा जुड़ रहा है ना। देखो सर जो आपका P है वो तो N से जुड़ रहा है और जो N है वो P से जुड़ रहा है, इसका मतलब उल्टा उल्टा हो रहा है, यानी मतलब उत्क्रम अभिनति है। और भैया आपने बताया था उत्क्रम अभिनति में धारा का मान शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। इसका मतलब मैं क्या बोल लूँ, इसका मतलब ये होगा भैया, ये जो होगा इसमें जो होगा ना भैया, इसमें जो ये जो प्रतिरोध इसके साथ लगा हुआ है ना, ये भी जीरो हो जाएगा, इसको भी हटा दो, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया ध्यान से सुनते रहे ना बात। अच्छा भैया इसका मतलब N, इसका मतलब दूसरे वाले का P वाला किससे जुड़ा हुआ है सर, P वाला सर वही, मतलब वही वाली कंडीशन है जो अभी ऊपर बनाई थी। इसका मतलब फिर वो उत्क्रम अभिनति हो जाएगा। उत्क्रम अभिनति मतलब ये जो प्रतिरोध है ना, इसमें धारा को नहीं जाने देगा ये, ठीक है। धारा नहीं जाने देगा तो प्रतिरोध भी ये शून्य हो जाएगा। बस अब तो क्वेश्चन हो चुका है। 4, 5 और 4
कौन सी उसमें है, कौन से क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है या नहीं, सीरीज में ही तो है या नहीं। तो मतलब 4 5 4 कितना आंसर आ गया, 13 आंसर था ना। आसान था ना क्वेश्चन, 13 आपका आंसर आ चुका है। सब क्लियर है भैया। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखते हैं इसका आंसर आप दे पाओगे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ये पूछ रहा है, ये जो आपको परिपथ दिखाई दे रखा है ये इस मतलब कौन सी अभिनत में है। ऑप्शन ए है अग्र अभिनत, ऑप्शन बी है रिवर्स बाइसिंग, इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, ऑप्शन बी रिवर्स बाइसिंग, ऑप्शन सी नोट, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी, चलो 3 ही ऑप्शन है इसके, बताओ इसका आंसर बताना भैया स्टूडेंट। इसका आंसर क्या है, ये जो आपको परिपथ दिखाई दे रहा है ये कौन सी अभिनति में है। तो ये इस वजह से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था ना वो एकदम चीज़ हो, मतलब एकदम टॉप हो जाए, जिससे अगर क्वेश्चन भी आता है ना पेपर में तो आप कर दोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो, इतना टाइम नहीं लेते क्वेश्चन। रिवर्स बाइसिंग होगा, रिवर्स क्यों होगा भैया, क्योंकि आपने बताया इसका मतलब पी होता है, इसका मतलब एन होता है। पी वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है भैया, निगेटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। निगेटिव वोल्टेज का मतलब पी किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से, जबकि पी फॉर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले से जुड़ा होना चाहिए था, जब भी तो अग्र अभिनति होता। अभी उल्टे से जुड़ा हुआ तो मतलब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो अब ऊपर वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो भैया जल्दी से आप सभी। ऑप्शन दे रहा हूँ इसका, एक सेकेंड, ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए है इसका 10 ओम, ऑप्शन बी है 30 ओम, ऑप्शन सी है 40 ओम, ऑप्शन डी है 50 ओम। जल्दी इसका आंसर दो सभी। जल्दी जल्दी सभी इसका आंसर दो यार। अब इसमें तो यार नो कहोगे भैया, इसमें तो बैटरी भी ना लग रही है ना। पर देखो पागल हो गया यार, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा वी ए और वी बी, यानी वी बी बड़ा है वी ए छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो बी वाला टर्मिनल है ये जुड़ेगा आपका पॉजिटिव से, और ये ए वाला टर्मिनल जुड़ेगा माइनस से। समझ में आ रही है बात। और ये पी और ये एन, फिर आपका उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, ये मतलब 0 हो जाएगा। ये आंसर कितना आएगा 10। ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है समझ में, मतलब क्या क्या कर रहे हो यार तुम, फील ले पा रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। भाई एक बात ध्यान रखना, उत्क्रम अभिनति में अगर किसी डायोड के साथ प्रतिरोध लगा हुआ है ना तो वो भी 0 हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया बहने वाली उत्क्रम अभिनति में बहने वाली धारा शून्य होती है ना, इस वजह से हो जाता है। पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी है, आपको पता है टिक करना है आपको, तो ये लो 10 आंसर हो गया। समझ पा रहे हो कैसे कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन है भाई, समझ में आ रही है बात। चलो अब मेन पीपीटी की तरफ चलते हैं, जो हमारी मेन पीपीटी है, जेनर डायोड एंड क्वेश्चन। यहाँ तक हम समझ गए थे कि क्या होता है कैसे होता है। अब ये बताओ यहाँ तक मज़ा आ गया आप सभी को, क्वेश्चन करने में मज़ा आ गया, मज़ा आया ना क्वेश्चन करने में, कैसे कैसे हुआ कैसे कैसे नहीं हुआ। ओके समझ में आ गया भैया, बिल्कुल। चलो तो भैया अगला टॉपिक है हमारा, और यहाँ से भाई मैं बता रहा हूँ इस बार जो पेपर में आया था वो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था। और कुछ लोग कहते हैं भैया पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते, और आपने देखा होगा ये जो हमारे 4-5 लेक्चर हुए इसमें से मैंने 3-4 तो न्यूमेरिकल ऐसे करवा दिए जो इसी पेपर में आए थे। इसका मतलब न्यूमेरिकल आते हैं आपके पेपर में, जबकि मास्टर आपका पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आते। भाई कॉन्सेप्ट समझो, हर चीज़ समझो, मैं कहता हूँ हर चीज़ समझो, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो। अगर किताब में नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब तुम कहोगे भैया इसके बेस पर क्वेश्चन कोई नहीं दे रखा किताब में, तो पेपर में क्यों आ गया।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपके टीचर की भी गलती है। यानी जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। और मैं खास तौर से आपने देखा होगा मैं हर जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका कोई फॉर्मूला है उसके क्वेश्चन जरूर कराता हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखना भैया, नहीं तो आप क्या कहोगे भैया उसके बेस पे तो क्वेश्चन करवाए ही नहीं। मुझे पता आप इंटेलिजेंट हो, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करना भैया, लिखना। यदि किसी संधि डायोड का गतिक प्रतिरोध 15 ओम है, यदि किसी संधि डायोड का गतिक प्रतिरोध 15 ओम है तथा वोल्टेज में परिवर्तन 10 वोल्ट है, तो बताइए धारा में परिवर्तन कितना होगा। ऑप्शन दे रहा हूं भैया। बताओ जल्दी, चलो बिना ऑप्शन की बताओ। सभी कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं कराया आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, रीज़न यही था, मुझे पता आप कर लोगे, इस वजह से मैंने नहीं कराया। और रिजल्ट भी देख लिया आप सभी ने, ठीक है ना, कर लोगे सभी, मुझे पता है। मुझे पता होता है कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो आपका एग्जामिनर होगा ना, वो लगभग, देखो मैं आपको बताता हूँ पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता होगा पेपर का पैटर्न क्या आता है। पेपर में जो होगा ना, लगभग बोल सकते हैं 20 से 40 क्वेश्चन, या बोल सकते हैं 40 नहीं, मतलब हाँ 20 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप एकदम ऐसे एक सेकंड में टिक मार कर चले जाओगे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे या 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। आपको लगाना पड़ सकता है कि अगर वो फॉर्मूला ऐसा हो तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पर आप उनको भी सोल्व कर लोगे आराम से अगर आप समझ समझ कर करोगे तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। मास्टर भी जो पेपर बनाते हैं वो भी होशियार होते हैं, उनको भी पता होता है क्या चीज़ बच्चे ने पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए दूसरा टॉपिक है हमारा, और यहाँ से अगर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आया तो वो इसी वाले टॉपिक से आता है बेटा, ठीक है। और जो मैंने आपको पढ़ा दिया था मतलब वहाँ से आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टॉपिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका 2-3 बार। चलो तो भैया टॉपिक का नाम है अवक्षय क्षेत्र की धारिता। भैया ये क्या बवाल है? बवाल नहीं है, समझो यार। अवक्षय क्षेत्र की धारिता ये क्या होता है, ठीक है। देखो समझना, आपने भैया 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भैया? आपने पढ़ा होगा कि धारिता, संधारित्र की धारिता आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला C q/V। बताओ किस किस ने ये पढ़ा है, मुझे ये बताओ किस किस ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ यस या नो, किस किस ने पढ़ा है किस किस ने नहीं पढ़ा है, बताओ। C q/V किस किस ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके मुंह पे तो चांटे लगने ही है, आपको पता है। चलो सब ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है। ये बच्चे वाली चीज़ है सर, हमको सबको पता है ये वाली चीज़। नहीं पढ़ा तो भाई कल को पढ़ के आना, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा तो था CT मतलब यहाँ पे T, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा, अभी बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है तो ये धारिता ही है, पर अवक्षय क्षेत्र की धारिता है dq/dV। अच्छा भैया ठीक है। अच्छा तो इसका अगर सपोज करो, देखो इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखना। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, देखो T की फॉर्म में लिख दूँ, एक सेकंड वेट करना, देखो इसको यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा। मुझे पता है dq/dV होता है नहीं होता है। अगर मैं भैया इसको ऐसा लिख लूँ dq/dt इंटू dt/dV, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भैया? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो हमको पता है।
अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों लिखा आपने, भैया देखो अब इसको मुझे ऐसा इस वजह से लिखना पड़ा जिससे मुझे उत्क्रम अभिनति में जो आपका अवक्षय क्षेत्र के बीच में जो करंट पैदा हो रहा है ना वो भी मुझे पता चल सके। तो आपको पता है डी क्यू अपॉन डी टी आई के बराबर होता है नहीं होता है? हाँ जी सर पता है हमको। यानी मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या रीजन प्राप्त हो गया यहाँ पे, देखना आ रहा है समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ सी टी बराबर आई डी टी अपॉन डी वी, क्योंकि यो तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। हाँ भैया समझ में आ रही है बात। यानी मैं बोल सकता हूँ सी टी बराबर किसके आ जाएगा, आई डी टी वी, ठीक है। और सी टी क्या होता है अभी बताया था मैंने, अवक्षय धारिता, ठीक है। और आई क्या होती है, आई होती है उत्क्रम धारा, उत्क्रम धारा होती है मतलब जो धारा पैदा होती है ना उसके द्वारा। और अब देखो आपने ये भी तो पढ़ा था यार, बताओ मैं कैसे मान लूँ तुमने नहीं पढ़ा। देखो आपने पढ़ा था समांतर प्लेट के कारण धारिता ए एफ साइन नोट के अपॉन डी। बताओ ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बताओ ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? समांतर प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट था यार, पेपर में डेरिवेशन आवती यहाँ से, याद करो वो बचपन वाले दिन। सर याद तो नहीं है हमारे, पर फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा। हाँ भाई देखा है तुमने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है यहाँ पे जो आपका एफ साइन नोट आपको पता है ना, देखो एफ साइन होता है यहाँ पे, जबकि आपको पता है के बराबर एफ साइन ऑन एफ साइन नोट होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले एफ साइन है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो वही आएगा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, देखना भैया मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इसका जो मेन फॉर्मूला होगा, मेन फॉर्मूला जो होगा इसका मेन फॉर्मूला होगा ये वाला। देखो आपको लग रहा होगा भैया डब्लू क्या, भाई डब्लू कुछ नहीं है भैया, डब्लू अवक्षय परत की चौड़ाई है, मतलब डी भी बोल सकते हो। पर आपको क्या होगा पेपर में अगर ऑप्शन आया तो वहाँ पे डब्लू मिलेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे डब्लू लिखा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में कोई भी क्वेश्चन फेस करने में। डब्लू का याद रखना ये अवक्षय परत की चौड़ाई होती है। पॉइंट क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि अवक्षय परत की चौड़ाई, देखो क्वेश्चन बन सकता है अवक्षय परत की चौड़ाई किस प्रकार निर्भर करती है, किस पर, अवक्षय धारिता पर किस प्रकार निर्भर करती है अवक्षय परत की चौड़ाई। तुम कहोगे भैया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब क्या, मतलब ये भैया अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। आ रही है समझ में? ऐसा समझते हो नहीं समझते हो? हाँ भैया ये तो बात हमारी समझ में आ जाती है। एक बात और याद रखना भैया, अभी क्वेश्चन में दूंगा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और याद रखना कि उत्क्रम वोल्टेज पर निर्भर करता है सी टी का मान, जो आपका ये है ना अवक्षय धारिता, ये आपका उत्क्रम वोल्टेज पर भी निर्भर करेगा। मतलब वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो बताओ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं ये वोल्टेज पर भी निर्भर करता है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो, फटाक से 1 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन है यदि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तब अवक्षय धारिता होगी। जल्दी से, ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी वही रहेगी, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से बताओ सभी बच्चे आंसर। देखो मेन फॉर्मूला याद रखना है आपको, मेन फॉर्मूला, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला सी टी बराबर एफ साइन नोट के ए अपॉन डी, या डब्लू बोल सकते हो। सभी का आंसर आ रहा है धीरे धीरे, पर भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आया करो, उससे बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप सोचोगे ना कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, और अगर आप लाइव होते ना यहाँ पे तो आप सोचते यार बहुत आसान है, इसको तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम, ठीक है। तो लाइव आने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो भैया इसका क्या होगा, तुम्हें पता चौड़ाई हम बढ़ा रहे हैं और ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब घट जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, जिन जिन का बी आंसर आया है, ठीक है ओके। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये मत कहना भैया ऐसे क्वेश्चन क्या पेपर में आवे हैं, अभी ये क्वेश्चन ही पेपर के आने वाले, अभी ध्यान रखना, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा ना, मैं एकदम पेपर का क्वेश्चन दे दूंगा। सुनो भैया पढ़ान दो मुझे जैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी पेन उठा के ही करेगा, बिना कॉपी पेन उठाए ही नहीं होने का। इस वजह से कहता हूँ भैया डेली लाइव क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। जल्दी कॉपी पेन निकाल लो, अगर नहीं निकाल रहा तो 2 सेकंड के अंदर निकाल लो जल्दी से। क्वेश्चन है एक जर्मेनियम
संधि जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, आवश्यक क्षेत्र की मतलब चौड़ाई दे रखी है इतनी, संक्रमण धारिता पूछ रहा है, सी का मान क्या होगा, सी टी जिसको बोलते हैं, संक्रमण धारिता क्या होगी, जल्दी बताओ। वही है आवश्यक धारिता, इसका मतलब वही होता है संक्रमण धारिता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दो, जल्दी इतना सोल्व करो, मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर। बताओ भाई जल्दी बताओ, आंसर आया सभी का, कितना आंसर आया। देखो पिटेगा भैया जो बी और सी, वो सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अब ये आंसर बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। अब ये जो ये पूछेगा ना भैया हमारे पे ना हो रहा, रैपट मारूंगा बेटा, इतनी देर से उसी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं। और जो अगर तुमसे पेपर वाला क्वेश्चन ना हुआ फिर तो और पिटोगे तुम। जल्दी इसका आंसर बताओ कितना आंसर आया सभी का। देखो भैया इसका आंसर आ रहा है हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दो, एकदम लॉक। ठीक है, तुम कहोगे भैया कैसे, हमारी समझ में तो ना है, भाई पागल हो यार। देखो भैया कुछ बच्चे मेरे से ये कह रहे थे, मुझे कल जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आई। तो एक पता नहीं कोई लड़का है, उन्होंने कह रहा भैया थोड़ा लैंग्वेज में बोला करो, तुम्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। वाह भाई वाह, वाह मेरे शेर वाह, दिल खुश कर दिया तेने है ना। वाह भैया देखो सी टी बराबर आपको पता है ए एफ साइन नोट के अपॉन डब्लू होता है, फॉर्मूला तो याद है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भैया, क्वेश्चन में इसका मान दे रखा है, हाँ भैया, हाँ भैया, भाई इसका मान कहाँ दे रखा है वो तो पूछ रहा है। अच्छा ये चौड़ाई दे रखी है, क्वेश्चन के का मान दे रखा है मेंशन में नीचे, इसका मान भी दे रखा है, ये भी दे रखा, तो कर नहीं सकते यार। जब करोगे ना तो आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये आया था भैया 2020 के पेपर में। चलो अब देखते हैं भैया कौन इसको कर पाता है। लो ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आप सभी को, सारे दिख रहे हैं भैया। ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, जल्दी से बताओ सभी। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आप सभी का। जल्दी जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा सोल्व देखो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बेटा जिसमें आपका टाइम खर्च होगा, पर मैं ये कहूँगा उन क्वेश्चन को बाद में आप करना, क्योंकि आपको पता हो तो जाएंगे पर टाइम लगेगा। ठीक है, बताओ जल्दी, चलो सभी कर लेना। कर लोगे ना, वही फॉर्मूला यार, सी टी बराबर ए एफ साइन नोट के अपॉन डी, फिर दोबारा से वही पूछ रहा है सी टी। समझ में आया बात। हाँ जी सर समझ में आ गया, पर आंसर जब आए ना जब बता देना। चलें भैया आगे चलें, ये बता दो आगे चलें या नहीं। इसका आंसर पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक आएगा इसका, ठीक है ना। चलें आगे। आगे चलें, चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संधि भंजन। ठीक है, संधि भंजन। ओके, तो इसको करते हैं भैया। इसमें क्या होता है, देखो भैया, आपने पढ़ा था कि उत्क्रम अभिनति में, जो उत्क्रम अभिनति होता है ना, उसमें धारा का मान बहुत कम होता है। मैंने कहा था लगभग शून्य भी होता है, कम होता है, शून्य भी होता है। जबकि मैंने कहा था उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। पर एक भैया क्वेश्चन आया था पेपर में कि कितना होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया बहुत अधिक होता है। पेपर में क्वेश्चन यही आ गया कि भैया लगभग कितना होता है। तो याद रखना किलो कितना होता है, तो वो आ गया था किलो ओम की कोटि का होता है बस। तो भैया पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा। संधि भंजन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं संधि भंजन यानी जंक्शन ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या होता है पहला पॉइंट समझना। पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध, आपको पता है कैसा होता है, बहुत कम होता है। उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध बहुत अधिक, हाँ बहुत कम बोल रहा था ना मैं, बहुत अधिक होता है। और मैंने पूछा था कितना होता है लगभग, तो याद रखना किलो ओम की कोटि का होता है लगभग। समझ में आ रहा है, फील ले पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है। देखो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अधिक क्यों होता है, तो आपको भैया 04 लेक्चर देखना होगा, क्योंकि आज 5 लेक्चर चल रहा है ना हमारा, तो 4 लेक्चर देख लेना आप। आपको पता है उत्क्रम धारा बहुत कम होती है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया कितनी कम होती है लगभग। ठीक है, तो आपको जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रुकना, जो आपका डाउट ग्रुप है ना, उसमें सभी बच्चों को आपको बताना है कि भैया कितनी कम धारा होती है उत्क्रम अभिनति में। ठीक है, बता दोगे कितनी कोटि होता है, मतलब कितना लगभग लगभग कितना कम होता है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है भैया, जो धारा बहती है, देखो संधि भंजन में क्या होता है बेटा, जो धारा बहती है ना वो हमेशा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही बहती है। ठीक है, मतलब जो संधि में जो ब्रेक डाउन होता है ना, जो धारा उसमें बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। ये पता क्या काम करता है, अगर कोई बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा, सपोज करो बहुसंख्यक आवेश वाहक ये रहा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, देखो सपोज करो ये अल्पसंख्यक है, अल्प, और ये आपका बहुसंख्यक है। अब ये क्या काम करेगा भैया, अल्पसंख्यक, मतलब सपोज करो ये रामू है, तुम क्या गया भैया फिर रामू आ गया आज फिर, है ना। अब देखो ये रामू है, रामू क्या काम करता है भैया, रामू, एक सेकंड रामू को मैं अच्छे से बना लूँ, एक, ये लो भैया रामू बन गया हमारा, ये बेटा रामू 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 बन गया हमारा। रामू क्या काम करता है, गरीब इंसानों की तो हेल्प करता है। ठीक है, जबकि रामू क्या काम करता है, अमीरों से चिढ़ता है, मतलब कहता है यार बहुत बेकार होते हैं अमीर इंसान, वैसे वो सभी नहीं होते पर रामू चिढ़ता है, गरीबों की हेल्प करता है। ठीक है, ऐसी क्या होता है संधि, जो आपका जो आप मैंने पढ़ाया है जंक्शन ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ना उसको ही जाने देता है, उसके कारण यह धारा यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ना उसको जाने नहीं देता संधि से दूर। ठीक है, संधि से पार ही नहीं होने देता, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को वो जाने देता है। ठीक है, हाँ जी सर, तो बस क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके, चलो, जो धारा बहती है ना किसके कारण ही बहती है, वो बहती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। इसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है, मतलब जो आपका जंक्शन ब्रेकडाउन होता है ना, इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं, एक्सप्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, पहला टाइप एवलांस भंजन, यहाँ से भी आपकी बुक में दे रखे हैं 2-4 क्वेश्चन। पहला टॉपिक है हमारा एवलांस भंजन, एवलांस ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अब क्या होता है, अब मुझे पता है भैया, आपको पता है सभी को, कि जो आपको संधि के पार जाते हैं ना वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही इसको तोड़ कर जाते हैं। अब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जा रहे हैं, इसका मतलब जो अल्प धारा होगी ना, मतलब जो धारा बह रही होगी वो भी तो कम हो जाएगी, अल्प हो जाएगी, क्योंकि जब जब बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ना यार, जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, इसका मतलब धारा भी तो कम बहेगी ना। समझ में आ रही है बात, जैसा रामू गरीबों की हेल्प कर रहा था और अमीरों की हेल्प नहीं कर रहा था, तो मतलब गरीब
समझ आ रही है बात? तुम क्या हो गया सर, क्या बता रहे हो? अच्छा भैया, एक सेकंड भैया, ठीक है। यानी अल्प धारा बहती है उत्क्रम अभिनति में, और आपको पता भी है कि उत्क्रम अभिनति में धारा का मान, जो धारा बहती है वो बहुत कम बहती है, लगभग शून्य के बराबर। पता है ना, अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। अब देखो ध्यान से, लॉजिकल क्वेश्चन अब यहाँ से बनने वाला बेटा। देखो, उत्क्रम विभव लगाने पर, जैसे जैसे आप उत्क्रम विभव लगाओगे, तुम्हें पता है ये हमारा एवलांस भंजन हम पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे जैसे आप उत्क्रम विभव लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे, मैंने सपोज करो उत्क्रम विभव उस पर लगा दिया, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक थी ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम कहोगे भैया ऐसा कैसे? भैया बहुसंख्यक आवेश वाहकों को वो संधि से दूर, मतलब संधि को पार ही नहीं करने देता। ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को ही जाने देता है। जैसे अभी रामू वाली स्टोरी बताई थी, रामू गरीब इंसानों की हेल्प करता है, अमीरों को जाने नहीं देता। तो गरीबों को तो जाने दे रहा है ना वो। गरीब मतलब अल्पसंख्यक, अमीर मतलब बहुसंख्यक। ठीक है, बहुसंख्यक मतलब जिनके पास बहुसंख्या में इलेक्ट्रॉन कोटर हैं, और आपको पता है बस। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब तुम्हें पता है, सपोज करो रामू के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी आ गई आ गई ना, रामू के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी आ गई भैया रामू के पास, तो रामू क्या काम करेगा? अगर इसको सपोज करो यहाँ पे कोई हल्का सा आदमी दिख रहा है, तो रामू क्या काम करेगा? भाई बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, तो रामू इस वाले आदमी को पीटने लगेगा। अगर यहाँ पे कोई आदमी इसको ऐसे भी कह रहा, हाँ भी कहाँ जा रहा, पीटेगा, तो रामू भैया, रामू के अंदर बहुत एनर्जी आ चुकी है, तो रामू इसमें भी रैपटा मारेगा मुंह पे। अगर कोई और छेड़ेगा, रामू उसमें भी रैप्टा मारेगा। इसका मतलब क्या, जो वहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं ना, अगर सपोज करो, देखो यहाँ पे सपोज करने वाली तो कोई बात ही नहीं। देखो, अब मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या? अब गतिज ऊर्जा तो बढ़ गई, इसका मतलब क्या, जो वहाँ पे बॉन्ड बने होंगे ना, वो टूटने लगते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बने होते हैं ना, वो टूटने लगते हैं। अब हम क्या काम करेंगे? अगर मैं क्या काम करूं, उच्च उत्क्रम वोल्टेज दूं, मतलब और हाई वोल्टेज कर दूं। बस देखो, ये तो सिंपल ऐसी था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। अगर मैंने और वोल्टेज दे दिया, अभी तो हमारा वोल्टेज बढ़ाया था मैंने थोड़ा सा, अगर मैंने वोल्टेज और थोड़ा सा बढ़ा दिया, बेटे बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, बढ़ गया, तो और वोल्टेज बढ़ गया, तो इससे क्या होगा? देखो, और ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे। सपोज करो पहले 2 बॉन्ड टूट रहे थे, अब मैंने और वोल्टेज बढ़ा दिया तो 4 बॉन्ड टूटेंगे। 4 बॉन्ड टूटने का मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोटर वहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ठूं 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 ऐसे मुक्त होंगे ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त होने लगे। अब देखो, अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन कोटर और ज़्यादा मुक्त होने लगे, इसका मतलब क्या हुआ भाई? और ज़्यादा धारा बहने लगी। फिर ले पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कोटर और उत्पन्न होने लगे, इससे क्या हुआ? अब संधि में अधिक धारा बहने लगी, और उसको ही बोलते हैं एवलांस भंजन। जिस समय ये सब चीज़ होता है ना, उसको ही बोलते हैं एवलांस भंजन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना उस क्वेश्चन को। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम संधि का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एवलांस भंजन भी बढ़ता है। अब तुम कहोगे भैया कैसे बढ़ता है, ये तो बताओ ना, बताओ कैसे बढ़ता है, तुम बताओ इसका जवाब। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ, सब्र करो सब्र करो सब्र करो। ओके ओके, नहीं तैयार, गाने मत गाओ सर देखो, ओके, जेनर डायोड भी है इसमें। आज बहुत बहुत मैटर है, आज टेंशन मत लेना, मैटर बहुत ज़्यादा है आज। हो सकता है आज क्लास थोड़ी और बड़ी हो जाए। सर कोई बात ना, बड़ी हो जाने दो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भैया? अभी बताओ, एवलांस भंजन के क्वेश्चन लगाओ या ना? 2-4 क्वेश्चन बनेंगे ऐसा। कैसे क्वेश्चन बनेंगे भैया, ये तो बताओ ना। पर देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा आपका कि एवलांस भंजन में बताओ कि जो संधि डायोड होती है वो अग्र होती है या उत्क्रम होती है। तो आपको पता है उत्क्रम अभिनत होनी चाहिए जो संधि डायोड है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या होता है, अगर हमको, देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अगर हमको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कोटर मुक्त करने हैं, तो बताइए हमें उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाना होगा, घटाना होगा, या वही रखना होगा? तो याद रखना, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो बताइए धारा का मान क्या होता है? भाई तुम्हें पता है, बढ़ती है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बताइए एवलांस भंजन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तुम्हें पता है एवलांस भंजन का भी मान बढ़ने लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, सारे पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसी पढ़ना आप सभी भी, ठीक है, नोट ऐसी बनाना जैसे मैंने कर रखे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है जेनर भंजन, मतलब इसका बी पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा था ना संधि में जो ब्रेक डाउन होता है ना, जो जंक्शन ब्रेक डाउन होता है वो 2 टाइप से होता है। तो पहला तो हो गया हमारा। दूसरा टाइप देखना भैया, दूसरा टाइप में क्या होता है, जेनर भंजन, जेनर ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है भैया, पीएन संधि अधिक अपमिश्रित करने पर अवक्षय क्षेत्र बहुत पतला हो जाता है। देखो पहले ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बनेगा कि पीएन संधि अगर अधिक अपमिश्रित कर दिया जाए, मतलब उसमें और ज़्यादा बहुत सारी डोपिंग कर दी मैंने, बहुत सारी डोपिंग कर दी, तो क्या होगा, जो आपकी देखो ये पी है, ये एन है, और ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है अवक्षय परत होती है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी डोपिंग कर रहा हूँ, पीएन संधि में बहुत सारी डोपिंग कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी ये है ना अवक्षय परत, इसकी जो और पतला होता चला जाएगा, और छोटा छोटा पतला पतला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भैया जो बताओ जेनर भंजन जो होता है ना, उसमें बताइए अपमिश्रित कितनी मिलानी चाहिए, कम मिलानी चाहिए, अधिक मिलानी चाहिए, या कोई अपमिश्रित नहीं मिलाते। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, यदि पीएन संधि डायोड में अधिक अपमिश्रित मिला दी जाए तो अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता बहुत पतला हो जाता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने पहले पॉइंट से बना दिए। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये होता है संधि पर उत्क्रम अभिनति लगाने पर। अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझना, संधि पर उत्क्रम अभिनति लगाने पर, जैसे हम उत्क्रम अभिनति लगाएंगे हम संधि पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड, जैसे आपने उत्क्रम अभिनति लगाई, जो संधि थी ना, भाई पीएन संधि है ना आपकी, पीएन संधि है, जैसे आपने इसको उत्क्रम अभिनति में लगाया, उत्क्रम मतलब माइनस प्लस है, उत्क्रम अभिनति में लगाया तो कम वोल्टेज पर, जबकि वहाँ पे हम वोल्टेज अधिक कर रहे थे, ये क्या काम करेगा, कम वोल्टेज पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है। तो वो देखो ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने थोड़ी यहाँ पे जल्दी कर दी, इस वजह से आपको समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो संधि पर उत्क्रम अभिनति लगाने पर मैंने क्या काम करा, जो हमारी पीएन संधि थी उसको उत्क्रम अभिनति में लगा दिया। आपको पता है उत्क्रम अभिनति में कैसे लगाते हैं। अब क्या होता है, कम वोल्टेज पर ही, मतलब जो वोल्टेज की मात्रा बहुत कम है, मतलब कम है, मतलब वो हम बढ़ा नहीं रहे, बहुत कम है, या बहुत कम है मतलब नॉर्मल है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है, मतलब इस कम वोल्टेज पर भी। ध्यान रखना क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए इसमें जो आपका जेनर भंजन है, इसमें वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, वोल्टेज अधिक होता है कम होता है, तो ध्यान रखना वोल्टेज कम होता है, और कम वोल्टेज पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है जिससे सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। अब यहाँ से जब बॉन्ड टूट रहे हैं, जिसके कारण धारा बहने लगेगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त होंगे, और जिसके कारण क्या होता है, परिपथ में धारा बहने लगती है, और इस समय जिसको होता है ना उसी को बोलते हैं जेनर भंजन। समझ में आ रहा है क्या, कैसे क्या हो रहा है, आया ना समझ में। अब ध्यान से समझना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जेनर भंजक वोल्टा भी घटने लगता है, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था बताओ, जो पहले वाला था वो बढ़ रहा था टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो भैया मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, क्योंकि अभी जेनर डायोड हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसके क्वेश्चन लगा देते हैं। क्वेश्चन 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 कहाँ पे है, एक सेकंड वेट करना, यहाँ पे होंगे क्वेश्चन। ओके नहीं तैयार, एक सेकंड वेट करना, थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग सकता है। चलो भैया पीपीटी आपके सामने है, ए कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक हो गए थे हमारे कल क्वेश्चन, भैया यहाँ तक हो गए थे। अच्छा चलो भैया यहाँ से स्टार्ट करो। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 51 से यहाँ तक ही तो छोड़े थे हमने कल। चलो पहला क्वेश्चन है, डायोड का उत्क्रम प्रतिरोध कितनी कोटि का होता है। अब तुमने बताया था भैया डायोड का जो प्रतिरोध होता है ना उत्क्रम वाला, अगर हम उत्क्रम अभिनति में लगाते हैं तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है अधिक हो जाता है बताओ। भैया तुमने बताया था अगर उत्क्रम अभिनति में लगा रहे हैं ना तो धारा का मान तो कम हो जाएगा पर प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कितनी कोटि का होता है, अधिक तो हो जाता है भाई, कितनी कोटि का होता है ये बताओ ना। तुम कहोगे भैया अभी आपने बताया ये तो, चलो तो अच्छी बात है। ऑप्शन बताओ कौन सा है, ऑप्शन पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ। अब मैं तुम्हारा जवाब नहीं देने का, तुम बताओगे सारे क्वेश्चनों के जवाब।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही नहीं बताने वाले। चलो भैया ऑप्शन बी आ गया सभी का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने कहा था बहुत अधिक होता है, वो होता है किलो ओम की कोटि का। चलो दूसरा क्वेश्चन है, संधि डायोड में अगर प्रत्यावर्ती प्रतिरोध होता है। अभी टॉपिक पढ़ाया था आपको गतिक प्रतिरोध, और उसके साथ में जॉइंट हेडिंग थी अगर प्रत्यावर्ती प्रतिरोध होता है कितना होता है, बताओ। बताओ जल्दी। चलो भैया, जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छा, कोई बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छा, कोई डी, तो कोई देने के नहीं, मुझे पता है डी तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। देखो इसका ऑप्शन बी ठीक है। बी ठीक क्यों है भैया? क्योंकि भैया अभी नहीं बताया था मैंने, देखो मैंने अभी नहीं बताया था कि फॉरवर्ड में जो प्रतिरोध होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है। तो बस कौन सा ऑप्शन ठीक है? संधि के परितः वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के बराबर होता है, बस ये ऑप्शन ठीक था। चलो दूसरा क्वेश्चन है, अवक्षय अवक्षय क्षेत्र के संधारित्र का मान निर्भर करता है, बताओ। जो अवक्षय क्षेत्र है, मतलब जो अवक्षय परत है, वो किस पर निर्भर करता है? लगाए गए अग्र वोल्टेज पर, लगाए गए उत्क्रम वोल्टेज पर, किस पर निर्भर करता है बताओ। अवक्षय क्षेत्र का मान निर्भर करता है, बताओ किस पे निर्भर करता है। अभी पढ़ाया था, नोट में भी लिखा हुआ था ये सब चीज, बताओ जल्दी। ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, अभी नहीं बताया था, बी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है, अवक्षय क्षेत्र के संधारित्र सी टी को निम्न प्रकार से लिखते हैं। पूछना चाह रहा है सी टी जो होता है किसके बराबर होता है, बताओ। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम, बताओ जल्दी से। यार मिनट क्यों लगा रहे हो आप, सेकंडों में आंसर आने चाहिए ना। 8-9 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आज के लेक्चर से भी, ठीक है। अभी तो हम मुद्दे पे पहुंचने वाले हैं। चलो सभी का आंसर ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अभी मैं बताया था सी टी बराबर डी क्यू अपॉन डी वी होता है नहीं होता है, बस यही आपका ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, संधि भंजन होता है, संधि भंजन क्यों होता है, रीजन है किसी के पास, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। भैया तुम क्या होगा, भैया डी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा भैया, किसी भी अभिनति, इसका तो कोई मतलब है नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। चलो भैया ऑप्शन बी ठीक होगा, समझ में आया क्यों? हाँ समझ में आ गया। देखो 56वां क्वेश्चन है, 56वां क्वेश्चन देखना। 56वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन होता है। बताओ जल्दी। एवलांस भंजन होता है, निम्न वोल्टेज पर होता है या उच्च वोल्टेज पर होता है या किसी भी वोल्टेज पर हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तुम कहोगे भैया डी ऑप्शन तो है नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, निम्न वोल्टेज या इस किसी भी वोल्टेज का कोई मतलब नहीं, मतलब वोल्टेज या तो हाई होगा या कम होगा, यानी या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है भैया हाई होता है या इसमें लो होता है। देखो अभी बताया था मैंने कहा था जो आपका जंक्शन ब्रेकडाउन होता है वो दो टाइप से होता है, या तो एवलांस भंजन या फिर जेनर भंजन, ठीक है। एवलांस भंजन में मैंने कहा था अगर आप हाई वोल्टेज दोगे ना तभी आपके बॉन्ड टूटेंगे, अदरवाइज नहीं टूट पाएंगे। और ज़्यादा बॉन्ड जब भी तो टूटेंगे क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर कर लेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक है। अगला तो कर ही दोगे, अगले का आंसर बताओ। 57वें का आंसर, सत्तावनवे का आंसर बताइए आप सभी। चलो सही आएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। मतलब बहुत कम वोल्टेज पर भी इसमें क्या हो जाता है, ये बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है इसकी, जिसके कारण ये आपको बॉन्ड तोड़ने लगता है, पता है ना। और जिस समय तोड़ता है ना उसको ही बोलते हैं जेनर भंजन।
और मैंने कहा था एक पॉइंट और बताया था यहाँ पर, टेम्परेचर अगर मैं इसका इंक्रीज करता हूँ तो जो आपका जेनर भंजन वोल्टेज है वो कम होने लगता है। ये पता है ना आपको? हाँ जी सर पता है। अगला क्वेश्चन है जेनर डायोड बनाने के लिए, ये अलग क्वेश्चन है। चलो अब जेनर डायोड के आगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसको यहीं रोक देता हूँ। ओके, अब नोट पे चलते हैं अपने, जो हमारे नोट्स हैं। समझ में आ पा रहा है सारी बात? यहाँ तक हो गया था ना हमारा सारा कार्यक्रम। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनर डायोड। हो सकता है भाई आज 1 घंटा कुछ मिनट की भी क्लास हो जाए, ठीक है। तो घबराना मत, बस जुड़े रहना है आपको, क्योंकि यार अगर मैं 1-1 घंटे की क्लास नहीं लूँगा ना, तभी तो आपका देख रहे हो 5-6 दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। अगर हम देखें ना कोचिंग में कई 15-20 दिन तो चलती रहती है ये यूनिट, ठीक है ना। क्योंकि यार चलो एक सेकंड, टॉपिक है जेनर डायोड। देखो जेनर डायोड क्या होता है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। पहले ये समझना हमको जेनर डायोड कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जेनर डायोड कैसे हम बना सकते हैं? देखो भैया आपको क्या काम करना है, अगर आप कोई मतलब सपोज करो अपमिश्रित संधि लो, ठीक है। मतलब देखो अगर आपके पास कोई संधि डायोड है, कोई संधि है आपके पास, और उसमें आप रुको एक सेकंड, और उसमें आपने बहुत अधिक क्या काम करा, अपमिश्रित मिला दिया, अपमिश्रित मतलब डोपिंग करा दी, तो उसमें जो वोल्टेज है ना वो तीक्ष्ण होना चाहिए। अगर ऐसी ऐसी कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही ना तो उसको बोलेंगे जेनर डायोड। क्या कह दिया भैया, समझ में ना आया? अब देखो सुनो, अधिक मात्रा में अपमिश्रित संधि जिसका भंजक वोल्टेज तीक्ष्ण होता है उसको जेनर डायोड कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जेनर डायोड को जो मिश्रित किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना अधिक मात्रा में अपमिश्रित किया जाता है, जब भी जेनर डायोड बनता है आपका, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ये हमेशा उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, ठीक है। कौन सी अभिनति में कार्य करता है? उत्क्रम अभिनति। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उत्क्रम अभिनति का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है पी और एन बस उल्टा उल्टा जुड़ जाएगा, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव फॉर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से, तो इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनति। तो इसमें काम करेगा हमेशा जेनर डायोड। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ठीक सर। ध्यान रखना जो अवक्षय, वो एक सेकंड, जो जेनर डायोड होता है ना, जेनर डायोड, उसमें अवक्षय परत बहुत पतली होती है, ठीक है। जबकि अगर तुमने पढ़ा होगा पीएन संधि डायोड होता है, उसमें जो अवक्षय परत होती है, बोल सकते हैं वो इस मतलब एक क्वेश्चन ये भी आपकी किताब में कि जेनर डायोड में और पीएन संधि डायोड में किसकी अवक्षय परत बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है? तो ध्यान रखना पीएन संधि डायोड होता है ना, उसकी अवक्षय परत बड़ी होती है जबकि इसकी छोटी होती है। लिख रहा है ना बहुत पतली होती है, तो मतलब इससे भी पतली होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है तीव्र विद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब अगर हम मतलब जो विद्युत क्षेत्र अगर तीव्रता को अलग मतलब एक सेकंड, विद्युत क्षेत्र को अधिक कर दें तो कम वोल्टेज पर ही संधि भंजक होने लगता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये तो भैया वैसे ही हो रहा है जैसे उसमें हो रहा था अभी ऊपर भंजक वोल्टेज में, ठीक है। ठीक, कम वोल्टेज पर भी संधि में भंजक करने लगता है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। पहला पॉइंट तो अधिक मात्रा में आप मिश्रित करेंगे तभी तो आपका जेनर डायोड बनेगा। ये हमेशा उत्क्रम अभिनति में यूज किया जाएगा। इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत पतली होगी और इसके कारण कम वोल्टेज पर ही ये आपका भंजन देने लगेगा। प्रतीक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, ध्यान रखना। देखो प्रतीक चिन्ह ये तो सबको पता होता है भैया, प्रतीक चिन्ह होता है ऐसा ऐसा करके, इसमें जेड मतलब जेड, बच्चे ऐसा याद करते हैं कि भैया पीएन संधि डायोड का तो हमको पता है, ये आपका पी, ये आपका एन, और ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर दो, ये तो हो गया आपका पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह। जेनर डायोड का ऐसा याद करते हैं कि भैया ए यू और यू जेड बना तो जेनर डायोड हो जाएगा। सच में ऐसे ही याद करते हैं बच्चे। तो बस वो वही होता है, वहाँ पे डंडा होता है पी में और यहाँ पे जेड आ जाएगा, मतलब जेनर डायोड। याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल। अच्छा पेपर में क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन इसके प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड आया था, पर प्रतीक चिन्ह ये नहीं आया था। अब तुम कहोगे भैया फिर कौन सा आया था? देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो आदर्श प्रतिरूप पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन आया था कि भैया जेनर डायोड का आदर्श प्रतिरूप है। तो ध्यान रखना इसका आदर्श प्रतिरूप कुछ इस टाइप का बनता है बेटा,
ए, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल और वी जेड, इस टाइप में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है ना कि ए बताइए प्रतीक चिन्ह ये है, यहाँ पे वी जेड लिख देगा और कहेगा प्रतीक चिन्ह बताइए, एक सेकेंड इसको कट करो यहाँ से, प्रतीक चिन्ह कहेगा ऐसा 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 करके इसको कह देगा ये है या ये है, ये तो ये है प्रतीक चिन्ह। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं होता है बच्चों को, ये भी होता है इसका आदर्श प्रतिरूप। ठीक है, चलें भैया आगे बढ़ें। देखो अब ध्यान रखना मेरी एक बात और, देखो अगर वह उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र धारा अक्ष के समांतर होते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया अगर वह उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो वो धारा अक्ष के कैसे होता है, समांतर होता है, लंबवत होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो अगर वह उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं धारा अक्ष के समांतर होते हैं हमेशा। ठीक है, अब तुम क्या होगा भैया कैसे होते हैं, देखो इसका अभिलाक्षणिक वक्र तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, उसको देखकर समझ लेना। ठीक है, अभी नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना टॉपिक, क्योंकि मैं तो मैन आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, बस आपको ये याद रखना है कि धारा अक्ष के समांतर होता है। चलो अगला पॉइंट है, उत्क्रम अभिनति में वह विभव जिस पर उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ती है उसको बोलते हैं कार्यकारी विभव, जिसको वी जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उत्क्रम अभिनति में वह विभव जिस पर उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ती है, मतलब एक ऐसी ऐसी, रुको एक सेकंड, देखो उत्क्रम अभिनत में वह विभव जिस पर उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका धारा है ना, धारा का मान एकदम तेजी से बढ़ता है, उसको बोलते हैं कार्यकारी विभव, जिसको वी जेड से डिनोट करते हैं। चलो इसका वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एक टॉपिक है कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ठीक है, तो मतलब इसका यूज करते हैं इसके रूप में। चलो अगला अगला पॉइंट है, इससे प्रवाहित धारा परिवर्तित होती रहती है, मतलब जो इससे प्रवाहित धारा होती है वो चेंज होती रहती है। समीकरण, डायोड समीकरण ये होती है आई बराबर आई नोट, याद रखना आई बराबर आई नोट ई की पावर वी ईटा वी टी माइनस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायोड समीकरण। ठीक है, चलो भैया इतना ही था इसमें। चलो अब क्वेश्चन लगाता हूँ थोड़े से जो आपके आ चुके पेपर में, समझ लो पिछले साल का पेपर ही चल रहा है आपके सामने। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, एक सेकंड। क्वेश्चन है, आदर्श प्रतिरूप में जेनर डायोड का तुल्य परिपथ है, बताओ कौन सा है। लो ऑप्शन दिख रहे हैं ना सारे के सारे, लो अब दिख रहे हैं, बताओ ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, या डी ऑप्शन ठीक है, या सी ऑप्शन ठीक है। बताओ जल्दी यार, तुम 1 घंटे से ऊपर ही खुदवाओगे, आज क्लास है ना। कोई नहीं सर, कोच जानने दो। सर इसका है डी ऑप्शन ठीक, अभी तो बताया था आपने प्रतीक चिन्ह। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आगे आपके क्वेश्चन नहीं हो पाने के, ठीक है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा कि ये क्या होता है सुरंग विभव, सुरंग डायोड क्या होता है। चलो अब मैं बुक के क्वेश्चन और लगा रहा हूँ आप सभी के सामने। ये लो जी, पीपीटी खोल लेते हैं बुक वाली। ओके, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, ये भी हो गया था। देखो देखो पहला क्वेश्चन वही है जो आपने अभी पढ़ा था, जेनर डायोड बनाने के लिए अर्धचालक में अपद्रव्य मिश्रित किया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है, सामान्य मात्रा में या कम मात्रा में, बताया था ना। अगर हम जेनर डायोड बनाना चाह रहे हैं ना तो क्या करना चाहिए हमको, बताओ जल्दी आंसर बताओ। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सभी के। चलो भैया सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं, अधिक मात्रा में अपमिश्रित मिलाना चाहिए जब भी तो जेनर डायोड बनेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, यदि पीएन संधि अधिक मात्रा में अपमिश्रित किया जाए तो भंजक वोल्टा होगा। बताओ जल्दी, क्वेश्चन को देख के घूमना मत बिल्कुल भी, दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दिया इन्हें घुमा के। बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगता।
चलो ठीक है सभी का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि, एक सेकंड, यदि पीएन संधि अधिक मात्रा में अपमिश्रित किया जाए तो इस डायोड में भंजक होगा, एवलांस भंजन होगा, जेनर भंजन होगा, ए व बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? अधिक मात्रा में अपमिश्रित है तो इस डायोड में भंजन होगा, बताओ जल्दी। बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगता। चलो आंसर आने लगे सभी के। चलो अगला क्वेश्चन है, ओके, पुराने क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है ना। चलो नए क्वेश्चन भी लाएंगे जब प्रैक्टिस बैच हमारा स्टार्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई की अपेक्षा होती है। मतलब पूछना चाह रहा है जेनर डायोड की जो अवक्षय परत होती है और जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है, इन दोनों में कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है? आपको पता है जेनर डायोड की कम होती है तो कम होती है, मतलब ऑप्शन बी ठीक है सभी का। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड में धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? जो धारा का प्रवाह होता है जेनर डायोड में किसके कारण होता है? बताओ भैया, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे सबके। चलो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है सभी का। समझ में आया कैसे? क्योंकि मैंने कहा था भैया ये क्या काम करते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को जाने नहीं देते, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को जाने देते हैं। इस वजह से इसके कारण एक अल्प धारा बहती है परिपथ में, जिसको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जब किसी परिपथ में जेनर डायोड प्रयुक्त करते हैं तो जेनर डायोड हमेशा अभिनति में रहता है। कौन सी अभिनति में रखना चाहिए जेनर डायोड को? ऑप्शन ए अग्र में, ऑप्शन बी उत्क्रम में, ऑप्शन सी अग्र से उत्क्रम तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ यार, एक सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी आना चाहिए आंसर। ठीक है भैया, इसका उत्क्रम होगा। अभी फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 2020 में ऐसा क्वेश्चन किस टाइप का आया था। आया तो ऐसे ही था पर घुमा के पूछ लिया था आपसे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड को प्रयुक्त करते हैं, किसके रूप में प्रयोग करते हैं? बताओ, जेनर डायोड को प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सभी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, या ए के रूप में प्रयुक्त करते हैं, बी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, सी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, या डी ऑप्शन सभी के रूप में प्रयुक्त करते हैं? बताओ भैया जल्दी, आंसर रुकने नहीं चाहिए आप सभी के। थकान मत माना करो यार, थकान क्यों मान रहे हो? बी ऑप्शन ठीक है सभी का। ठीक है, समझ में आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा? अब भैया इसके रूप में ही तो प्रयुक्त होता है। चलो, जेनर डायोड में जेनर वोल्टा होता है, जेनर वोल्टेज होता है। अब बताओ किसके रूप में होता है? कोई भी अगर अभिनीति वोल्टेज, कोई भी उत्क्रम, बताओ। जेनर डायोड में जेनर वोल्टेज होता है, बताओ। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है? ऑप्शन डी ठीक है सभी का। ठीक है, अब ये मत पूछना कैसे भैया, रैपट मारूंगा नहीं तो मुंह पे। अच्छा अगला क्वेश्चन है, डायोड समीकरण से पता चलता है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या पता चलता है जो डायोड समीकरण हमने लिखी थी? देखो, जो बच्चा ए और बी ऑप्शन दे रहे हैं ना, देखो आपका ठीक है, मतलब मानना ठीक है आपका, पर ये जो आपका डायोड समीकरण है ना, दोनों के बारे में पता चलता है आपको। अगर अभिनत में लगाए गए वोल्टेज पर आप धारा में संबंधी पता चलेगा, और उत्क्रम में लगाए गए पता चलेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ए व बी दोनों दोनों के बारे में पता चलता है डायोड समीकरण से। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है?
ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन है 67वां। काफ़ी क्वेश्चन हो गए वैसे ना आज हमारे। डायोड समीकरण है, बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डायोड समीकरण कौन सी है इनमें से? अब ये मत कहना सर आप तो बहुत आसान आसान, भाई यार जब तुम्हारी किताब में क्वेश्चन ऐसे है मैं बताओ क्या करूं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप मुझे हार्ड हार्ड क्वेश्चन भेजो जो आपकी किताब में हो बीएससी थर्ड ईयर के। कभी मुझे और लेवल के क्वेश्चन भेज रहे हो ना सर इन्हें सोल्व करो। भैया क्वेश्चन आपके लेवल के ही होने चाहिए, ठीक है ना। बताओ जल्दी आंसर। आंसर ए ऑप्शन लॉक कर दो भैया, ए ऑप्शन। क्यों, अभी लिखवाया था ना। चलो आगे चलते हैं। संधि का संधि डायोड पर टेम्परेचर का प्रभाव होता है, देखो एक ऑप्शन बताता हूँ तुम्हें, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है संधि डायोड पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है नहीं होता, होता है नहीं होता है, कह नहीं सकते डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन मुझे सबसे बढ़िया लगता है, कह नहीं सकते। वाह, मतलब तो ख़त्म ही है एकदम, ये भी ख़त्म ही है। यानी दो ऑप्शन बचे हमारे, ए और बी। संधि डायोड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, होता है या नहीं होता है? होता है भैया, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अभी बताया ना था कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बढ़ता है कम होता है, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन है, संधि डायोड के टेम्परेचर को बढ़ाने पर विभव प्राचीर का मान कैसा होता है? अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उतना ही रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे, दो चीज़ ना पढ़ाई थी तुम्हें अभी, एवलांस भंजन, एक और पढ़ाया था जेनर भंजन। दो चीज़ ना पढ़ाई थी, मैंने बताया था पहले वाले में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो आपका वो है ना एवलांस भंजन भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो आपका जेनर भंजन भी कम हो जाएगा। अब इसमें से तुम कहोगे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है भैया, ध्यान रखना संधि डायोड के टेम्परेचर बढ़ने पर विभव प्राचीर का मान जो होता है ना कम हो जाता है, कम। और आपका अगले लेक्चर में चलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, देखो कितने और है, ठीक है। और क्वेश्चन टेंशन मत लेना, आप सभी पढ़ते रहना, मजे लेना। अब ये बताओ भैया, ए यहाँ पे ले लो। अब मुझे कमेंट करके अभी अभी ये बताओ कैसा लगा आज का हमारा मजाक। कमेंट करके ये बताओ मज़ा आया या नहीं। बताओ यस या नो, बताओ यस या नो, मज़ा आया या नहीं? मज़ा आया या नहीं? और मुझे यार आप सभी से एक सलाह भी लेनी थी, जो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस बैच लाने के बारे में। सुनो, जो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस बैच लाने के लिए, उसको लाना चाहिए या नहीं? उसको लाना चाहिए या नहीं? बताओ, लाना चाहिए या नहीं? यस या नो? और जैसा वीडियो यार हमारी कंप्लीट हो जाया करे तो सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। जैसे हमारी लाइव क्लास ख़त्म होगी तो नीचे अपना कमेंट जरूर लिख दिया करो, क्योंकि अगर कोई नया बच्चा आएगा तो कमेंट पढ़ता है, और कमेंट में उसे कुछ नहीं मिलने का तो वो समझेगा ऐसी फर्जी मास्टर है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर लिख दिया करो जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड लगा, ठीक है। और वो रिकमेंड में भी जाती है वीडियो कमेंट से, ओके। तो ये काम कर दिया करो आप, और कुछ नहीं आपसे। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ तक एंड तक हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार बने रहा करो यार। ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को बुलाओ, क्योंकि यार आप सभी को पता है कोचिंग वोचिंग तो चल नहीं रही, तो यहीं पढ़ लो, क्या पता यहाँ से कुछ पेपर में फंस जाए। आपको क्या लगता है पेपर में कुछ आ सकता है यहाँ से या नहीं? चलो ठीक है, धन्यवाद।